नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और आज हम बात करेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर के रियलाइजेशन टॉपिक पर। मतलब कि जो पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है उस टाइम पर रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या ट्रीटमेंट किए जाते हैं, है ना। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या एंट्रीज बनती है, उन्हें कैसे पोस्ट किया जाता है, वो भी जो भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ट्रांजेक्शन है उन पे हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि रियलाइजेशन है क्या। वाइंड अप प्रोसेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, दैट इज रियलाइजेशन। बिजनेस को बंद करने की जो प्रोसेस है, बिजनेस को बंद करने की मतलब कि सभी डिसॉल्यूशन हमने उस चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा कि डिसॉल्यूशन है क्या या वाइंड अप है क्या, कि जब बिजनेस बंद हो जाता है, सभी पार्टनर के आपस के जो रिलेशन है वो खत्म हो जाते हैं, उसको डिसॉल्यूशन कहते हैं, है ना। तो उसमें उन सारी बुक्स को क्लोज करने के साथ सभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो सब क्या कहलाता है, रियलाइजेशन। मतलब कि वाइंड अप करना बिजनेस को। तो जैसे ये आप बिजनेस देख पा रहे हैं, इसमें सारी एसेट्स, लायबिलिटी सबको सेटल करना, है ना, रियलाइजेशन होता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। यहां पर 3 आपको पार्टनर दिखाई देंगे। ये है बड़े, ये बड़ा है, ये मंझला है और ये छोटा। ये 3 पार्टनर आपके सामने हैं, ये बिजनेस में हैं और ये डिसॉल्व कर रहे हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म को। तो डिसॉल्व जब करेंगे तो ये क्या, एक लिक्विडेटर, मतलब कि जो डिसॉल्यूशन करेगा इनकी तरफ से, मतलब क्या करेगा, ये रियलाइजेशन। ये बंदा क्या करेगा, रियलाइजेशन। क्योंकि आप देखिए ये फर्म जो है इसमें बहुत सारी एसेट होती हैं, इसमें बिल्डिंग होती है, व्हीकल होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, फर्नीचर होता है ना। उसके अलावा भी बहुत सारी एसेट्स होती हैं, बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं, जैसे लोन होता है, क्रेडिटर होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, बिल्स पेएबल होते हैं। इन सबको पेमेंट करना और इन सारी एसेट्स को रियलाइज करना। रियलाइज मतलब या तो असेट्स को सेल कर दिया जाएगा या पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। ये सारी चीजें करना क्या कहलाता है, रियलाइजेशन कहलाता है। अब ये थोड़ी देर का तो काम है नहीं, क्योंकि बिल्डिंग बेचने जाओगे, बिल्डिंग बेचने में आपको बोली मतलब ऑक्शन करना पड़ सकता है या कमीशन देना पड़ सकता है ना। इसके अलावा क्रेडिटर्स को पेमेंट करने जाओगे तो खर्चा होगा, ट्रैवलिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, है ना। स्टॉक को अगर बेचोगे तो ये सारे खर्चे और ये सारे काम करने के लिए एक बंदा अपॉइंट किया जाता है जिसको लिक्विडेटर कहा जाता है। और जरूरी नहीं है कि बाहर का ही बंदा अपॉइंट किया जाए, इनमें से जैसे ये छोटा है तो ये भी ये कार्य कर सकता है, इसके बदले में छोटा को जो भी रेम्युनरेशन बनेगा मिल जाएगा, या मंझला है ये कर सकता है, या बड़ा है ये कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो इसके लिए वो जो भी रेम्युनरेशन बनेगा वो इनको दे दिया जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां पर इस एग्जांपल में ये जो 3 पार्टनर है ना, बड़ा, छोटा, मंझला, इनके बिजनेस में क्या क्या असेट्स थी वो देख लेते हैं। इनके बिजनेस में दोस्तों बिल्डिंग थी, है ना। बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको। बिल्डिंग कितने की थी, 3 लाख की। पहले में हम एक बार असेट और लायबिलिटी पे निगाह कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इन असेट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट क्या हुआ। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या है। बिल्डिंग है 3 लाख की, फर्नीचर है 1 लाख रुपए का, मशीनरी है 2 लाख की, व्हीकल यहां पर है 1.5 लाख का, स्टॉक है 50,000 का, डेटर्स थे 60,000 के, उसके अलावा गुडविल भी है फर्म के पास 20,000 की और कैश भी रखा है 20,000, है ना। और क्रेडिटर है फर्म के 1 लाख रुपए के, लोन है 1.5 लाख रुपए का, बिल्स पेएबल है 30,000 के और बैंक ओवरड्राफ्ट है 20,000 का। इस तरह से फर्म के पास ये सारी एसेट और लायबिलिटीज हैं। साथ ही लायबिलिटीज के दूसरे छोर पर अपन देखें तो जो आपको 2 लाख दिखाई दे रहा है, ये बड़ा, मझला और छोटा की कैपिटल है दोस्तों, कि इन्होंने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है। कितना, 2 लाख ईच पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये इनकी कैपिटल है। और नीचे आपने कुछ लायबिलिटी असेट्स देखी। तो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि इन लायबिलिटी और असेट्स का ट्रीटमेंट क्या होगा जब रियलाइजेशन करेंगे। जैसे फर्म की बुक में 3 लाख का बिल्डिंग था और क्या बोला हुआ है, बिल्डिंग सोल्ड फॉर ₹3,40,000।
तो अगर मैं जर्नल की बात करूं तो सबसे पहले रियलाइजेशन में, जर्नल में क्या होगा, सारी असेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये सारी असेट्स है ना, मैंने रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाया हुआ है दोस्तों। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सारी असेट्स को टू साइड में ट्रांसफर कर दिया गया है। ये आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड। तो सॉरी, क्रेडिट साइड। तो होगा क्या कि सबसे पहली एंट्री तो बनेगी ट्रांसफर करने की, तो सारी असेट्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू साइड। और एंट्री की अगर मैं बात करूं तो एंट्री बनेगी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, है ना। और अगर लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है तो लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, है ना, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री बनेगी। तो मैंने खाली यहां पर दिखा क्या रहा हूं इस वीडियो में कि ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सारी असेट्स इधर आ जाएंगी, जैसे बिल्डिंग है 3 लाख की तो 3 लाख रुपए से इधर दिखा देंगे बिल्डिंग को, है ना। मशीनरी है जितने की भी है, सपोज 150 की है तो 150 इधर दिखा देंगे, लोन है 150 का तो 150 का लोन इधर दिखाई देगा, है ना। तो ये सारी असेट्स को पहले इधर और फिर इधर लायबिलिटी को ट्रांसफर कर देंगे। कैश को ट्रांसफर नहीं करना है आपको। क्या क्या असेट से नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा और P&L नहीं आएगा। कैश क्योंकि कैश तो ऑलरेडी कैश में ही कन्वर्टेड है। अब देखिए एंट्री वाइज देख लेते हैं कि अगर बिल्डिंग सोल्ड फॉर ₹3,40,000, बिल्डिंग थी 3 लाख की, अगर इसको बेचेंगे तो हम रियलाइजेशन में 2 बिल्डिंग ट्रांसफर कर चुके हैं। इट मींस बिल्डिंग का अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब जो भी पैसा आएगा उसके लिए एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में बिकी ये बिल्डिंग? 3,40,000 में, तो 3,40,000। यहां आप बैंक टू बिल्डिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बिल्डिंग जो थी 3 लाख रुपए की आपकी, ये बिल्डिंग जो थी 3 लाख रुपए की दोस्तों, ये तो पहुंच चुकी है ना, ये तो टू साइड में पहुंच चुकी है। अब इसका ट्रीटमेंट अपन ने एंट्री क्या बनाई है, बैंक टू रियलाइजेशन, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा बाय बैंक के नाम से। इसको बाय बिल्डिंग भी मत लिखो, बैंक के नाम से लिखो। और बिल्डिंग इनर कॉलम में कितने में बिकी आपकी बिल्डिंग? 3,40,000 में दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर एक डिफरेंस निकल के आएगा कि बिल्डिंग थी कितने की, हमारी बिल्डिंग थी भैया 3 लाख रुपीस की, जिसको सेल कितने में किया है? 3,40,000 में। प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है 40,000, तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में एक्सेस रह जाएगा, है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है, जब भी बिल्डिंग को सेल करेंगे तो किस नाम से पैसा आएगा? बैंक के नाम से। और कौन से अकाउंट में आएगा? रियलाइजेशन, क्योंकि बिल्डिंग का अकाउंट हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं। तो आप जो एंट्री बनाएंगे बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग सेल करने के लिए, वो क्या बनेगी? वो बनेगी बैंक टू रियलाइजेशन। दूसरा, अगर फर्नीचर 1 लाख रुपए का है और फर्नीचर सोल्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू, फर्नीचर को सेल किया तो फर्नीचर को ट्रांसफर तो अपन टू फर्नीचर में कर चुके हैं। अब सेल करने की एंट्री क्या बनेगी दोस्तों? इसकी सेल करने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब वैल्यू कितना लिखेंगे दोस्तों? फर्नीचर है 1 लाख रुपए का, है ना, इसको 10% लेस पर सेल किया है तो इसमें से 10% लेस कर लो, कितना बचा? 90। मतलब फर्नीचर को सेल किया हमने 90 में, तो जो सेल प्राइस है उसी को लिखना है आपको, कि जितने में फर्नीचर बिका है उसी को लिखना है। जैसे बिल्डिंग थी 3 लाख की लेकिन बिकी 3,40,000, 340 में, तो जितने में बिकी वही लिखा, जितना एक्चुअल कैश है। वैसे ही फर्नीचर था तो 1 लाख का, लेकिन सेल कितने में हुआ? मतलब कम में सेल हुआ तो कम लिखो, ज्यादा में सेल हुआ तो ज्यादा लिखो, बस यही अपना फंडा है। और अगर इसको पोस्ट करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट में तो क्या होगा? बाय बिल्डिंग तो आपने बेच दी है, अब फर्नीचर भी बेच दो। फर्नीचर कितने में बेचा? 90,000 में, ये 90,000 में। और फर्नीचर यहां पोस्ट अगर किया जाता तो फर्नीचर ये आपका 1 लाख था, कितने का? 1 लाख, और पोस्ट कितने में किया? मतलब सेल कितने में किया? 90,000 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है आपकी मशीनरी के लिए बोला है मशीनरी टेक ओवर बाय छोटा। मशीनरी को कौन ले गया? छोटा। जो पार्टनर थे ना अपने तीनों, ये तीनों पार्टनर है। अब होता क्या है कि जैसे बिजनेस है, अब इस बिजनेस में अपन ने क्या किया कि ये बिल्डिंग बेच दी साहब, ये बिल्डिंग बेच दी, उसके अलावा ये फर्नीचर बेच दिया। अब सपोज ये मशीनरी पड़ी है कोई, मान लो ये मशीनरी मान लेते हैं। अब ये मशीनरी छोटा क्या
कहता है कि यार बाहर भी तुम बेचोगे, एक काम करते हैं ना, बाहर वाले को मत दो, मेरे को दे दो। तो मुझे फर्म से जो पैसा लेना है 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए फर्म की के अगेंस्ट कैपिटल है, किसकी? छोटा की। कैपिटल मतलब क्रेडिट बैलेंस है, मतलब छोटा को पैसा लेना है फर्म से, कितना लेना है? 2 लाख। तो वो क्या बोलता है, एक काम करो भैया, ये मशीन मुझे दे दो और मेरी कैपिटल में से काट लेना, है ना, क्योंकि फर्म से पैसा तो उसको लेना ही है। तो जब भी पार्टनर टेक ओवर करता है एसेट, तो वहां पैसा नहीं आता है, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, पार्टनर डेबिट हो जाएगा। पार्टनर डेबिट क्यों होगा? क्योंकि पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, और कैपिटल कम होती है तो डेबिट हो जाएगा। तो देखिए मशीन के बारे में चर्चा करते हैं अपन। अभी मशीन को कौन ले जा रहा है? छोटा, है ना। तो हम एंट्री करेंगे छोटास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीन तो नहीं लिख सकते, क्योंकि मशीन तो आप पोस्ट कर चुके हो। रियलाइजेशन अकाउंट कितने में ले गया? वो 180 में ले गया है, तो ये लो भैया 180 और 180 जितने में ले जाएगा उतने ही लिखेंगे। अब देखो दोनों में अंतर, अगर बिकता है कोई एसेट तो उसको बैंक डेबिट करना पड़ेगा, और एसेट को पार्टनर ले गया तो पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिट तो रियलाइजेशन ही होगा। अब रियलाइजेशन अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं दोस्तों। मशीनरी था आपका 2 लाख रुपए का, ये 2 लाख रुपए का मशीनरी था। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट ये हुआ कि इसको ले गया है पार्टनर, कौन? छोटा ले गया, छोटास कैपिटल अकाउंट। कितने में ले गया? 180 में, ये लो भैया 180। तो यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि जितनी भी असेट है, ये आपकी जितनी भी असेट है ना, ये है, ये है, ये है, ये, इनमें से जो भी असेट होगी, या तो वो असेट बिकेगी तो बाय बैंक होगा, और या फिर उसको पार्टनर ले जाएगा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। तीसरा कोई ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। या तो वो बिकेगी, अगर बिकेगी तो बाय बैंक के नाम से आ जाएगी, या पार्टनर लेके जाएगा, और पार्टनर लेके जाएगा तो किस नाम से आ जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल के नाम से आ जाएगी। अदरवाइज तीसरा कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। कोई क्रेडिटर ले गया तो बाय क्रेडिटर नहीं लिखना, या बाय कुछ और नहीं लिखना, या तो बाय बैंक के नाम से ही जाएगा, या फिर बाय पार्टनर्स कैपिटल के नाम से ही जाएगा, अदरवाइज नहीं, है ना। तो अगली एसेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। अगली एसेट है आपकी व्हीकल। व्हीकल के बारे में बोला है, व्हीकल है आपके पास 1,50,000 का। व्हीकल इज सोल्ड फॉर ₹140। व्हीकल को 140 रुपीज में सेल कर दिया बाय ऑक्शन, एंड ऑक्शनियर्स कमीशन अमाउंटेड 10,000। नंबर एक बात, सेलिंग प्राइस है उसकी 140, मतलब कि 150 का व्हीकल है, 150 का तो व्हीकल है, उसको बेचा कितने में? 140 में। 10,000 का तो लॉस यहाँ है, और उसको बेचने में ऑक्शन करना पड़ा। ऑक्शन मतलब होता है बोली लगाना, तो बोली लगानी पड़ी। तो उस बोली लगाने वाले ने, इस व्हीकल की बोली लगाने वाले ने कमीशन कितना चार्ज किया? कमीशन आपसे चार्ज किया उसने 10,000 रुपीज। तो देखो, एक तो 150 की गाड़ी का आपको 140 मिल रहा है, 140 मिल रहा है, उसमें से भी 10,000 कमीशन वो लेके जाएगा, तो 10,000 कमीशन माइनस ही कर दो ना। या फाइनली कैश कितना मिल रहा है आपको? 130 मिल रहा है फाइनली कैश। तो हम एंट्री कितने के लिए बनाएंगे? हम एंट्री बनाएंगे 130 के लिए। पैसा आ रहा है तो पैसा आ रहा है, तो एंट्री बना लो, क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना आ रहा है पैसा? 130 और 130। तो दोस्तों, असेट को बेचने में यदि कोई खर्चा हो रहा है, जैसे ये व्हीकल हम बेचने के लिए गए, व्हीकल बेचने के लिए गए, 150 का व्हीकल था, 140 में बिका, लेकिन उसको बेचने में ही 10,000 का खर्चा हो गया, तो फाइनली पैसा कितना आएगा हाथ में? 130 ही आएगा ना, 1,30,000 ही आएगा ना। तो हम ये मान लेते हैं कि बिका कितने में? जो व्हीकल है वो हमारा बिका है 1,30,000 में बिका है। इसको पोस्ट अगर करें तो व्हीकल था आपका, व्हीकल था दोस्तों 1,50,000 का, और बिका कितने में है? ये व्हीकल ये बिका है 1,30,000, क्योंकि इसका खर्चा 10,000 भी इसमें से माइनस अपन ने कर दिया है। तो आप देख पा रहे हैं एसेट का ट्रीटमेंट अपन ने जो कमिटमेंट किया था, मतलब कि जो अपन बात कर रहे थे उसी हिसाब से हो रहा है ना। सॉरी, तो आगे बढ़ते हैं, अगली एसेट हम देखते हैं दोस्तों। अगली एसेट आ रही है हमारी स्टॉक। स्टॉक के बारे में अभी यहां कुछ नहीं बोला है, तो क्या आगे कुछ बोला है क्या? उसके हिसाब से अपन इसको डील करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे इसके बारे में। डेटर्स है ना, क्योंकि हो सकता है स्टॉक के बारे में आगे कुछ दिया है,
और नहीं भी कुछ दिया है तो कुछ भी नहीं करना है। अगर असेट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हमें कुछ नहीं करना है। हम ये नहीं मान सकते वो बिकी होगी। अगर लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम ये मानेंगे भैया खा तो नहीं सकते किसी का पैसा, तो हमें पेमेंट करना ही है। लेकिन असेट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हमें कुछ नहीं करना है। हम ये नहीं मानेंगे कि आधे में बिक गई होगी, 3/4 में बिक गई होगी। नहीं, अगर कुछ नहीं दिया तो कुछ नहीं करना है। और आगे हम वेट करते हैं उसके लिए कुछ बोला हो। डेटर्स, डेटर मींस आपको पैसा लेना है, कितना 60,000 लेना है। बोला है हाफ डेटर रियलाइज्ड एट 10% डिस्काउंट, आधे डेटर तो 10% डिस्काउंट पर रियलाइज हो गए, मतलब 10% खाया पैसा और रियलाइज हो गए। रिमेनिंग हाफ एक्सेप्ट बाय मंजिला 15% लेस देन द बुक वैल्यू, और आधे जो है मंजिला जो पार्टनर है उसने एक्सेप्ट कर लिए, मैं वसूल कर लूंगा इनसे पैसा, है ना। अब बात करते हैं जर्नल की दोस्तों। डेटर आपके पास थे 60,000 के डेटर थे। आधे मींस 1/2 कितने 30,000 का तो क्या ट्रीटमेंट हुआ कि 10% डिस्काउंट पे रियलाइज हो गए। 10% डिस्काउंट बोले तो 3,000 डिस्काउंट पे रियलाइज हो गए, मतलब इनसे कितना पैसा आया 27,000 रुपए आया। तो इसके लिए एंट्री क्या बनाएंगे अपन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना आया 27,000 है ना। ये तो डेटर से रियलाइज हो गया और बाकी का हाफ जो है वो मंजिला लेके जा रहा है, तो बाकी के हाफ के लिए ट्रीटमेंट कर लेते हैं दोस्तों। बाकी का हाफ क्या कह रहा है, अब बचा है आपके पास 30,000, है ना। इसका 15% कम पे 15% कम कितना होगा, इसका 15% कम हो जाएगा 4500, तो ये बचेगा 25,500 बचेगा, है ना। मतलब कि 15% कम पे मंजिला ने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब पार्टनर कोई एसेट एक्सेप्ट करता है तो मंजिलास कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक की जगह क्या आ जाएगा, पार्टनर हो जाएगा टू रियलाइजेशन। अगर कैश में बिका तो बैंक डेबिट, अगर पार्टनर ले जा रहा है तो पार्टनर डेबिट। कितने में हुआ है डील, 25,500 में हुआ है। पोस्ट कर देते तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या जाएगा दोस्तों, साफ दिखाई दे रहा है अपने को, क्या जाएगा, एक तो बाय बैंक चला जाएगा और एक बाय मंजिलास कैपिटल चला जाएगा। तो रियलाइजेशन में पोस्ट कर देते हैं इसको। डेटर थे आपके पास, डेटर थे कितने के, डेटर थे टोटल 60,000 के। अच्छा स्टॉक भी था 50 का, वो लिख देता हूं, है ना। स्टॉक डेटर थे 60 के, आधे तो रियलाइज हो गए। डेटर कितने में रियलाइज हो गए, 27, क्योंकि बाय बैंक के नाम से अपन ने बाय बैंक के नाम से 27 लिखा था। और बाय मंजिलास कैपिटल, तो बाय मंजिलास कैपिटल अकाउंट वो कितने में एक्सेप्ट किया, 25,500 में एक्सेप्ट किया, तो ये उसके कैपिटल। तो मैंने जो बोला था उस पे कायम हूं अभी कि असेट या तो बाय बैंक के नाम से रियलाइज होगी या फिर बाय पार्टनर्स कैपिटल के नाम से रियलाइज होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बोला हुआ है गुडविल के लिए कुछ नहीं बोला है अभी। गुडविल थी 20,000 की, तो मैं गुडविल को चलो ट्रांसफर तो कर देता हूं कि गुडविल कितने की थी अपनी, 20,000 की। तो अकाउंट तो इसका भी क्लोज करना है, तो सारी एसेट्स 2 में आपको दिखाई दे रही हैं और जैसे रियलाइज होगी बाय में दिखाई देंगी। गुडविल के लिए कुछ भी नहीं बोला है अभी, है ना। अब देखते हैं अपन कैश, कैश का कुछ करना ही नहीं है रियलाइजेशन में। क्रेडिटर थे 1 लाख के, है ना, क्रेडिटर थे आपके 1 लाख के, तो ये रहा आपका क्रेडिटर 1 लाख का। अब देखो असेट आपकी इधर थी और उनका रियलाइजेशन, असेट आपकी थी इधर और उनका रियलाइजेशन किधर हुआ, इधर। तो लायबिलिटी इधर थी तो उनका जो पेमेंट होगा वो कहां होगा, इधर, मतलब जिगजैग हो रहा है। डेबिट में उनको क्लोज किया तो क्रेडिट में उनका रियलाइजेशन होगा, लायबिलिटीज को क्रेडिट में क्लोज किया तो डेबिट में उसका रियलाइजेशन होगा, मतलब कि पे ऑफ करेंगे। और दूसरी बात, जब पैसा जाएगा लायबिलिटी में तो टू बैंक ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब पैसा जाता है तो बैंक के नाम से ही क्रेडिट होगा ना पैसा। तो अब देखो क्रेडिटर की बात करें तो 1 लाख के थे और बोला है क्रेडिटर के बारे में क्या बोला है कि क्रेडिटर ऑफ ₹40,000 एक्सेप्ट स्टॉक इन फुल सेटलमेंट। देखो स्टॉक के बारे में बोल दिया उसने, स्टॉक हमारे पास था 50,000 रुपए का, तो स्टॉक को कौन ले गए, क्रेडिटर ले गए। तो दोस्तों यहां पर आपके पास क्रेडिटर थे 1 लाख के, इसमें से 40,000 के क्रेडिटर, 1 लाख में से 40,000 के क्रेडिटर तो कौन ले गया, हाँ 40,000 के क्रेडिटर ने तो स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया,
है ना, बचे 60,000 के, तो पहले इनके लिए तो ट्रीटमेंट कर ले। अब ये समझना कि आपके दो क्रेडिटर हैं, दो कौन कौन है, एक ए है और एक बी है, दो क्रेडिटर है। ए को आपसे लेना है 40,000 और बी को आपसे लेना है 60,000। मैंने 40,000 वाले को अलग कर दिया। अब बिजनेस हो रहा है, वाइंड अप, बिजनेस खत्म हो रहा है। तो बिजनेस खत्म हो रहा है तो ये क्या बोलता है, एक काम करो, तुम्हारे पास जो स्टॉक पड़ा है ना वो दे दो। तो ना तो मैं तुमसे 40,000 मांगूंगा, ना तुम मेरे से 50,000 के स्टॉक का पैसा लेना, दोनों बराबर हो जाएंगे। आपको इसमें 10,000 का लॉस दिखाई दे रहा है कि यार 40 इसको देने थे, हमने इसको स्टॉक दे दिया 50 का, 10 का लॉस है। पर हम आज वाइंड अप पे हैं दोस्तों, तो यहाँ हमें एसेट और लायबिलिटी जैसे भी करके फिनिश करना है। तो अगर इनके बीच में डील होती है कि मैं आपको 40 के के बदले में 50 का स्टॉक देने के लिए तैयार हूं, तो हम क्या करें उसमें, ये डील उन पार्टनर्स ने की है ना। तो हमें तो जैसे भी लॉस प्रॉफिट जैसे भी बोला है हमें वो करना है, ये तो डील पे निर्भर करता है। और वाइंड अप पे बंदा सस्ता सामान देने का करता ही है, क्योंकि उसको फाइनल करना है उस चीज का। इसलिए दोस्तों 40,000 के क्रेडिटर अगर 50 का स्टॉक ले जाते हैं तो ना तो क्रेडिटर की एंट्री होगी, क्योंकि क्रेडिटर की एंट्री से मतलब ना तो 40 के क्रेडिटर को, ना तो ये 40 के क्रेडिटर को इधर पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो दे नहीं रहे हम, ना ही ये स्टॉक आधे, ये जो स्टॉक थे 50 के, है ना ही उनको बाय में लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाय में या तो बैंक पैसा आ नहीं रहा या बाय पार्टनर ले नहीं जा रहा, तो तीसरा ट्रीटमेंट हम लिखते ही नहीं है। तो मतलब क्रेडिटर से स्टॉक को खत्म कर दिया हमने, फुल सेटलमेंट हो गया, इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। और दोस्तों बचे हुए क्रेडिटर तो है ना, अभी भी 60,000 के क्रेडिटर हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इसको एज इट इज आप पेमेंट कर दीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, सॉरी बहुत सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा जा रहा है हमारे पास से, कितना जा रहा है, 60,000, क्योंकि 40 का तो सेटलमेंट हो गया। बाकी क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ऐसा नहीं कि आप पैसा खा जाएंगे, आपको पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 60,000 का, तो 2 कुछ नहीं बोला है तो जितना है उतना ही दो। कितना, 2 क्रेडिटर के नियम, कितना पेमेंट करना है आपको, 60,000 पेमेंट करना है। तो जैसे असेट को बाय बैंक लिखा जाता है क्योंकि पैसा आता है, वैसे ही लायबिलिटी को टू बैंक लिखा जाता है क्योंकि पैसा जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो लोन को आपको एज इट इज चुकाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं बोला है तो लोन को चुका दीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ऐसे का ऐसे ही चुकाना पड़ेगा आपको। कितना, 150, मतलब लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है ना, तो एज इट इज उसको पे ऑफ करना पड़ेगा। तो ये लोन का पे ऑफ कर दो। लोन कितना, 1,50,000 पेमेंट कर दिया। अगली लायबिलिटी बोला जा रहा है बिल्स पेएबल 30,000 के। बड़ा रेडी टू पे द अमाउंट ऑफ बिल्स पेएबल, बड़ा पार्टनर जो है वो पे करने में, उसने बोला कि यार ये लायबिलिटी मैं पे कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो बड़ा पे कर रहा है तो फ्री में नहीं करेगा, बड़े को हमें पैसा देना पड़ेगा। जैसे कोई पार्टनर एसेट ले जाता है तो उसकी कैपिटल में से हम काट लेते हैं, तो कोई लायबिलिटी पेमेंट का करने का वादा करता है तो हमें उसको पैसा देना पड़ेगा ना फिर। तो लायबिलिटी के बारे में अगर बिल्स पेएबल हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कौन पे कर रहा है, बड़ाज कैपिटल अकाउंट। 30,000 रुपए का बिल्स पेएबल है, 30,000। तो दोस्तों यहां पर एक और चीज क्लियर होती है कि अगर लायबिलिटी का पेमेंट होता है तो क्या लिखना है अपने को, टू बैंक लिखना है। और अगर लायबिलिटी को पार्टनर लेके जाता है इट मींस कि लायबिलिटी पे करने का जिम्मेदारी पार्टनर उठाता है, तो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से लिखना पड़ेगा, बड़ाज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, 30,000 में डील किया है तो 30,000 में, अगर वो डिस्काउंट पे करता है तो डिस्काउंट पे करना पड़ेगा आपको। अगला ट्रीटमेंट है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की अगर बात करें हम, तो बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 का है। अब कई लोग क्या सोचते हैं कि यार इसका तो ट्रीटमेंट बैंक अकाउंट में होना चाहिए क्योंकि बैंक बैलेंस का तो वही करते हैं, पर भैया बैंक ओवरड्राफ्ट तो आपकी लायबिलिटी है और लायबिलिटी को तो यहीं खत्म करके जाना पड़ेगा, भले बैंक की हो भले किसी की भी हो। तो 20,000 इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को आप छोड़े नहीं, इसको भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसको भी पे करो। कितना पे करना है आपको, 20,000 और
20,000, ये लाइबिलिटी पे हो गई। तो यहाँ पर हो जाएगा किस चीज़ के नाम से, बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से 20,000 और 20 ये टोटल कितना पे किया आपने वो बाहर आ जाएगा, और टोटल कितना कैश आया आपका बाहर आ जाएगा। तो मेरा उद्देश्य इस वीडियो में ये बताना था कि इन असेट और लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, एंट्री वाइज और अकाउंट वाइज। तो यहां पर मैं एक और बार कंक्लूजन दे देता हूं कि जब भी आपकी असेट, सबसे पहले तो आपको असेट को क्लोज कर देना है, अकाउंट कैसे करना है, टू साइड में लिख के, और लाइबिलिटी का क्लोज कर देना है बाय साइड में लिख के, रियलाइजेशन वाले वीडियो में भी देख चुके अपन। उसके बाद असेट बिकती है तो बाय बैंक के नाम से, और असेट को पार्टनर ले जाता है तो बाय पार्टनर्स के नाम से, तीसरा कोई चीज नहीं। उसी तरह लाइबिलिटी अगर पेमेंट की जाती है तो टू बैंक के नाम से, और पार्टनर जिम्मेदारी लेता है तो टू पार्टनर्स के नाम से, तीसरा कोई काम नहीं है ना। और लाइबिलिटी असेट अगर आपस में सेटल हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये ट्रीटमेंट आपको करना है जैसे ये अगर ये ट्रांजेक्शन आपके सामने आते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूं, देखिए इसमें गुडविल का कुछ नहीं बोला था, हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ट्रीटमेंट उसका कुछ करना ही नहीं है। असेट का कुछ नहीं बोला है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, लाइबिलिटी का कुछ नहीं बोला है तो पेमेंट करना है। तो दोस्तों उम्मीद है यहां पर ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ट्रांजेक्शन, क्योंकि बड़े जो क्वेश्चन होते हैं रियलाइजेशन में उसमें पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आपको तकलीफ देता है। तो मैंने कोशिश की है यहाँ पर कि जो बेसिक, जो ज़्यादा दिक्कत देते हैं ट्रांजैक्शन, उनको इंक्लूड करने की। तो उम्मीद है कि यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।